चारगाह से रोशन हौसले तय करते हैं इल्म के फासले। परिमल कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और नमस्कार स्वीकार कीजिए कमलेश गुप्ता का। आज के हमारे मेहमान प्रोफेसर फूलचंद मानव जी, कलम की दुनिया का एक बड़ा नाम, जिनके लेखन में है गजब की धार और जिनकी कलम और सोच ने दिया है अलग मुकाम। संवेदनशील कवि, समर्थ लेखक, अनुवादक, आलोचक, संपादक और एक बेजोड़ अध्यापक। प्रोफेसर फूलचंद मानव जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद कमलेश जी कि आपने इतना कीमती वक्त हमारे इस कार्यक्रम के लिए निकाला। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस साहित्य के साथ आपका जुड़ना हुआ और अपने बचपन के बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। संस्कार बहुत बलवान हुआ करते हैं जी। जब बचपन में आसपास अड़ोस पड़ोस में जैसा कुछ हमें मिलता है जी, वैसा हमें समझ तो नहीं आती जी, लेकिन समाज हमें वैसा बनवाने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। जी, मेरे को भी संघर्ष के दिनों में से गुजरते हुए इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि मैं संस्कारशील होता गया। जी, मेरे ऊपर जैन समाज का संस्कार रहा। जी, उस नाते से मुझे अध्ययन की प्रवृत्तियों की ओर रुचित होने का मौका मिला जी, और मैंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते मैं धीरे धीरे भजन, कविता, गीत, गजल, लेख, कहानी लिखता गया। जी। मतलब आपका साहित्य से जुड़ जाना और उसमें रम जाना कुदरत का फैसला रहा। जी हाँ। आपने शुरुआत की अध्यापन के साथ, जी हाँ। और किस तरह से फिर आप लेखक, कविता और अन्य, इतनी वाइड रेंज है आपकी विधा की, तो वो किस तरह से आपने इस अध्यापन सफर से तय किया? पहले कमलेश जी मेरा 13 साल का नॉन टीचिंग जॉब है जी, और उसमें मैं 3-4 विभागों में से होकर अध्यापन में आया। जी, पहले 1961 में एज ए प्राइमरी स्कूल टीचर, जी, प्रताप सिंह कैरों का युग था, संयुक्त पंजाब था, जी, हरियाणा हिमाचल अस्तित्व में नहीं थे, महापंजाब हमारा पंजाब था। कैरों ने जी, एक एक गांव में स्कूल खोल दिए थे, प्राइमरी स्कूल, जी। जिनके लिए जेवीटी ओटी टीचर इसलिए नहीं मिलते थे कि पंजाब में कहीं जेवीटी ओटी बनाने के संस्थान ही नहीं थे। जी, तो फैसला लिया गया कि जितने मैट्रिकुलेट लड़के लड़कियां फर्स्ट क्लास मैट्रिकुलेट हैं उनको टेल टीचर लगा दिया जाए। जी, हेड टीचर एक होता था, दूसरा टेल टीचर। तो मैं 2-2.5 साल तक वहाँ नाबा मेरा जन्म स्थान है, जी। उसके आसपास के गाँव में पेदना, पेदनी, अजनौदा, कंसूहा कलां, ऐसी जगहों पर मैं पढ़ाने साइकिल पर जाया करता था। वो मेरे खुशगवार दिन थे। जी, उसके बाद मैं रेगुलर नौकरी पाने के लिए, जी। क्योंकि वो नियमित नौकरी नहीं थी, अच्छा। नियमित नौकरी में मैं 1963 में उद्योग निदेशालय पंजाब में आया। जी, अंबाला में जाकर परीक्षा दी, तब अंबाला भी हमारा पंजाब का हिस्सा था और उसमें मैं पास हो गया। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, उसमें पास हो गया। उद्योग विभाग पंजाब के स्टैटिस्टिकल ब्रांच में मेरी बतौर क्लर्क नियुक्ति हो गई, जहां मैंने लगभग 9 साल नौकरी की। जी, वहीं एन बोरा साहब आए, उन्होंने मेरे लेखन को पहचाना, उन्होंने मुझे भीड़ में से उठाकर अलग लाइब्रेरी में बिठाया और कहा कि एक सेवादार आपके बाहर बैठा करेगा, पानी का घड़ा रखिए मटका भरकर, आप लाइब्रेरी को संभालिए और लिखने का काम कीजिए। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे ऐसे अधिकारी मिले। वहाँ मेरा सेल्फ मेड कैरियर रहा है। मैं मैट्रिकुलेट था जब नौकरी में आया, FA इंग्लिश ओनली, BA इंग्लिश ओनली, MA पंजाबी, MA हिंदी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट, ये सब मैंने नौकरी करते हुए, शादी करवा कर, बच्चों का लालन पालन करते हुए किया है। यहाँ तक आते आते जब मैं उद्योग निदेशालय छोड़ रहा हूँ तो मेरी नियुक्ति लेक्चरर के ग्रेड में पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक बोर्ड में हो जाती है। टेक्स्ट बुक बोर्ड का लक्ष्य था माध्यम परिवर्तन, मीडियम स्विच ओवर करना। पंजाबी के माध्यम से मेडिकल की परीक्षाएं, इंजीनियरिंग की परीक्षाएं छात्रों को देनी होंगी। वहां मैंने 27 किताबें एडिट की। अच्छा। लेकिन वहां 4-4.5 साल नौकरी करने के बाद मुझे एक और नौकरी लोक संपर्क विभाग में बतौर PRO ज्ञानी जैल सिंह के साथ जाने का मौका मिला, जहां मैं जागृति का संपादक भी रहा। वहां से रिजाइन करके
फिर मैं टीचिंग में आया, पंजाबी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज मोहाली के अतिरिक्त गवर्नमेंट कॉलेज बठिंडा में पढ़ाते हुए मैं 2003 में सेवानिवृत्त हुआ। जी, ये जो लेखनी की आपकी यात्रा है बहुत लंबी रही और अब तक अनवरत चल रही है, तो उसमें बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना आपको करना पड़ा होगा और बहुत सारे ऐसे लोगों का सानिध्य भी आपको मिला होगा जिनसे आपको प्रेरणा मिली होगी, तो उनके बारे में भी आप बताएं। ऐसा है कि व्यक्ति जो सीखता है वो किसी कक्षा में बैठकर ही नहीं सीखता। जी। दो यात्री सफर कर रहे हैं जी। उन आपस में उनकी बातचीत तीसरा आदमी सुन रहा है और सीख रहा है। जी। मेरे जीवन में भी ऐसा ही रहा। जी। मुझे बाकायदा कम सिखाया गया, मैं अपने आप सीखने की प्रवृत्ति से सीखता आया हूँ। लेखन में भी आचार्य मुनि रूपचंद्र, देवेंद्र सत्यार्थी, ऐसे लोग मेरे आदर्श रहे हैं जिनको पढ़ा, अपनाने की कोशिश की, इनकी शिक्षाओं को जाना, इनकी शैली और इनकी भाषा उसको अपनाया। जितना मैं पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ा इसलिए कि खरीदने की आदत हो गई, पत्रिकाएं खरीदना, पुस्तकें खरीदना। मेरे अपने घर में 15,000 से अधिक पुस्तकों की निजी लाइब्रेरी है। अच्छा। पर्सनल लाइब्रेरी मेरी 15,000 प्लस बुक्स की, इतनी ही पत्रिकाएं भी हैं मेरे पास। ये मुझे देती ही रही हैं सब कुछ, आज तक किन्हीं ने दिया है। जी, और आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें जो आजकल के जो युवा जुड़ रहे हैं या वो साहित्य के लिए आकर्षित होते हैं या वो उसमें कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं, तो किस तरह का सहयोग आपकी तरफ से मिलता है? हाँ, शुरू में तो ये था कि मेरे स्टूडेंट्स आया करते थे, कुछ सीखते थे, पुस्तकें ले जाते थे, उपन्यास ले गए, कहानी की किताबें ले गए, कविता आलोचना ले गए, खोज रिसर्च वाले आए वो ले गए। लेकिन अब जब से रिटायर हुआ हूँ, 19 साल हो चुके मुझे रिटायर हुए, तब मुझे उनको खुद ही संभालना पड़ता है। लेकिन किताबें हमेशा एक वरदान की तरह रही हैं मेरे साथ, और पत्रिकाएं भी। सिर्फ अगर मैं दूरदर्शन पे गया, अगर मैं रेडियो पर आया, तो किताबों, पत्रिकाओं, अध्ययन के कारण आया हूँ। शिक्षा दीक्षा उतनी उपयोगी नहीं रहती जितना व्यवहारिक रूप हमारे सामने आता है। जी, एक कवि, साथ में एक लेखक, एक अनुवादक, एक आलोचक, संपादक और अध्यापन का कार्य। आपकी लेखनी की रेंज बहुत ज़्यादा है, इन सब में कैसे आप संतुलन बनाकर चलते हैं? मुझे जब संस्कार मिले थे तो मैं किशोर अवस्था में भजन गाया करता था। जी। रोएंगे थोड़े दिन तक ये, भूलेंगे फिर बाद में, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कुछ करवा देंगे याद में, हलवा पूड़ी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तुम उड़ जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा। ये 65 साल पुरानी बात है जिसको मैंने याद किया होगा, गाया होगा सत्संग में, लोगों ने मेरे पीछे पीछे इसको गुनगुनाया और गाया होगा। तब मुझे ना किसी शब्द के अर्थ आते थे, ना इनके मर्म को मैं पहचानता था, लेकिन ये मैं जानता था यदि किसी ने भजन लिखा है तो मैं कविता क्यों नहीं लिख सकता। मेरी पहली कविता थी, मैंने कब सोचा मैं हारा। अच्छा, मैं तो उन पथिकों में से हूँ जो माने लो मिला किनारा, मैंने कब सोचा मैं हारा। पग पग चलता एक बटोही, निज मंजिल जब पा जाता है, बूंद बूंद कतरे कतरे से घट तालाब भरा जाता है, मैं फिर क्यों मन हारूं अपना, मेरा साहस उसी तरह स्थिर जो स्थिर मेरू पर्वत सारा, मैंने कब सोचा मैं हारा। हौसले से भरी हुई थी आपकी कविता, आज भी उसी तरह कायम है। अच्छा, अभी भी आपका उसी तरह से ये आशावादी भी है और पूरे उत्साह के साथ आपकी जर्नी चल रही है। फिर जब मैं कविताएं लिख रहा था तो मन में ख्याल आया कि गीत भी तो कुछ होता होगा, गजल भी लिखनी चाहिए, नवगीत की ओर भी प्रवृत्त हुआ, कहानियां भी लिखी गई। और पहली कहानी मेरी 13 सितंबर 1970 के धर्मयुग में छपी, जिसका अनुवाद मलयालम में, उड़िया में, बंगाली में हुआ। और मैं फूलों नहीं समा रहा था, किशोर उम्र के लड़के की, छोटी उम्र के नौजवान की एक कहानी धर्मयुग में छप जाए, तब पाठक बताया करते थे कि कहानी कैसी है। लेखक नहीं पूछता था कि मेरी रचना पढ़ी, आज तो पूछना पड़ता है। ये वो दौर था। तो अनुवादक की हैसियत से आपने किस तरह से काम किया और ये आप इस विधा को किस नज़र से देखते हैं? ऐसा है कमलेश जी कि मेरी मातृभाषा पंजाबी है जी। मैं अपनी माँ के साथ, पत्नी के साथ, बहन भाई के साथ, बच्चों के साथ घर में पंजाबी बोलता हूँ। मदर टंग है मेरी पंजाबी जी। पंजाब में रहते हुए मुझे हिंदी सीखने का, हिंदी पढ़ने का, हिंदी में लिखने का इसलिए अवसर मिला
कि पंजाब से बाहर भी मैं पढ़ा जाऊं, जी हिंदी भाषी प्रांतों में और हिंदी भाषी प्रांतों में भी। उस दौर में जब मुझे ये लगता था कि भाई पंजाबी का लेखन जो है जी वो हिंदी में उन्हीं लोगों का आ रहा है जो स्वनाम धन्य हैं, जी जिनके नाम ही बड़े नहीं, जिनके पास पद भी बड़े बड़े हैं, वो अपने रिसोर्सेज से, मीन्स एंड सोर्सेज के द्वारा जी। अनुवाद करवाकर छप रहे हैं। सारिका में, धर्मयुग में, कादम्बनी में, नवनीत में, ज्ञानोदय में मैंने युवा लेखकों की कविताएं और कहानियां अनुवाद करके भेजी। संपादकों ने पसंद की और इच्छा शक्ति बताते हुए मेरे से मांग की कि मानव जी अमुक लेखक की रचनाएं हमें भिजवाइए। आतंकवाद के दौर में मेरे द्वारा बहुत से लेखकों की रचनाएं बड़ी पत्रिकाओं में आई, जहां से हिंदी से अनुवाद होकर उड़िया, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल में गई, क्योंकि पंजाबी से अनुवाद होना मुश्किल है। पंजाबी वाला उड़िया में कैसे अनुवाद जी। में पहुंचेगा, हिंदी माध्यम से या अंग्रेजी माध्यम से। जी। इसलिए मैंने अनुवाद किया पंजाबी से हिंदी में, हिंदी से पंजाबी में, और आज भारतीय ज्ञानपीठ, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, केंद्रीय साहित्य अकेडमी और 11-12 अन्य प्रकाशकों से जी। मेरी किताबें छप चुकी हैं, जिनके लिए मैं गौरवान्वित हूँ। जी मानव जी, हर पल कुछ नया आपके जहन में चलता रहता है और उस सोच का खूबसूरत ताना बाना जब कागज़ पर उतरता है तो अपने आप में एक मिसाल हो जाता है। बहुत सारी रचनाएं जो पाठकों की भी बहुत पसंदीदा रही है, तो आपकी अपनी रचनाओं के बारे में बताएं और साथ में आपकी पसंदीदा रचनाएं कौन सी हैं? ऐसा है कि मूलतः मैं अपने आप को कवि मानता हूँ। मेरी 4 किताबें कविता की छपी हैं। जी एक ही जगह, एक गीत मौसम, कठोर कमज़ोर सपने, आईने इधर भी हैं। जी कमज़ोर कठोर सपने किताब के लिए मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में सम्मानित किया, पुरस्कृत किया। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुरस्कार था, मेरा अखिल भारतीय पुरस्कार। जी। इससे पहले मुझे कविता के तौर पर काम करने के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने सौहार्द सम्मान देकर पुरस्कृत किया था, जी। सम्मानित किया था। फिर जब मैंने कहानी की तरफ हाथ बढ़ाया तो मेरी किताबें हिंदी के अतिरिक्त पंजाबी में और गुजराती में भी अनुवाद होकर छपी हैं कहानियों की। इसी तरह से आलोचना रहा, एक जी। शिक्षक के नाते आलोचना अपने आप हो जाती है रचना की, कविता की, कहानी की, उपन्यास की, नाटक की। शोध खोज के स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए एमफिल पीएचडी के बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताना, सिखाना, टॉपिक देना, इन बातों के कारण कुछ और विस्तार हो गया और इसी तरह से ये सिलसिला आज तक चल रहा है। जी, साहित्य की यात्रा में आपको बेशुमार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। कुछ पुरस्कार जो आपके दिल के बहुत करीब है, ऐसा जिनका है जिक्र कि आप श्रोताओं से करना जैसे चाहेंगे? हमारे दायित्व को जी महसूस करवाते हैं पुरस्कार। जी मेरे कंधों पर बोझ बढ़ गया है, अब मुझे ऐसा लिखना चाहिए जो पहले से बेहतर हो। जी कविता की एक शायर की एक लाइन है, इसलिए जो है उससे कुछ बेहतर चाहिए। जी तमाम दुनिया को साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए, मेहतर जो मैं हो नहीं पाता। जी कभी ये नहीं कहता मैं हो नहीं सकता, जी। मैं हो नहीं पाता। तो इनाम याफ्ता, पुरस्कृत, सम्मानित रचनाकार जी ये सोचता है कि मैं कुछ ऐसा दे जाऊं जो मेरे लिए ही नहीं समाज के लिए भी उपयोगी हो। जी मुझे 2006 में पंजाब सरकार ने हिंदी का शिरोमणि साहित्यकार घोषित किया। जी 1 लाख रुपए दिया। जी 1 लाख रुपए तो एक हफ्ते में आप उड़ा देंगे, जी। लेकिन ये अलंकार मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है जी। कि मैं शिरोमणि साहित्यकार जी, हुआ। और जीवन भर के लिए जुड़ा रहे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और रविंद्र भवन से केंद्रीय साहित्य अकादमी है, उन्होंने 2014 में मुझे नेशनल अवार्ड दिया। जी साहित्य अकादमी का नेशनल अवार्ड बहुत मीनिंगफुल कहलाता है। जी तो वो मेरे अनुवाद के काम के लिए था। अच्छा एक उपन्यास मैंने अनुवाद किया जो भारतीय ज्ञानपीठ से छपा था। जी। उसके आधार पर मुझे अपने हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में जाकर उनकी सेरेमनी होती है। जी। तो वो शायद त्रिपुरा था जहाँ जी। मुझे अवार्ड मिला। जी। बाई ईयर बुलाया गया। अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता सम्मान सही। पाकर। तो मैं सही और मेरी बात। पत्नी दोनों गए थे, सम्मानित होकर आए थे। जी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सौहार्द सम्मान हो गया, जी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सम्मान हो गया, साहित्य अकादमी का सम्मान हो गया, और
इसके अतिरिक्त जो आपको बताया वो हमारे पंजाब सरकार का है जी तो मेरा दायित्व बढ़ा हुआ है, मेरी पहचान भी बनती है इससे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगर आलोचक की हैसियत से हम बात करें तो ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है। तो एक आलोचक होने के नाते आपको किस तरह के भंवर से या चुनौतियों से गुजरना पड़ा है? देखिए, आलोचना और समीक्षा में अंतर रहता है। जी समीक्षा सम एक जैसा देखना होता है। जी आलोचना में आप मीन में करते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ गिनाते हैं। आज जिस दौर में हम हैं वहाँ आलोचना करना कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं रह गया। शायद इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में आलोचक के कार्य के लिए संभवतः आपको 5 नाम सामने आए बड़े जी जो आलोचना कर रहे हैं, जी जिनकी आलोचना को माना भी जा रहा है। जी लेकिन आलोचक कहलाने वाले 300 नाम हमें मिल जाएंगे कि हम सब आलोचक हैं। जी मुझे दोस्तों की किताबों का रिव्यू करके मेरा ख्याल है कि मैंने 1100-1200 किताबें रिव्यू की होंगी। जी अब 1100-1200 किताबों की समीक्षा लिखना, आलोचना लिखना, उनको पढ़कर उनमें से गुजरना सही अपने आप में कुछ सीखना है। जी ये मेरे दायित्व। मैं ये नहीं सोचता कि ये मेरे मित्र की है, मैं ठाकुर स्वाति कह दूं, ये किसी उच्च अधिकारी की है, इसको फूंक दे दूं, वो मेरा हनन होगा। मैं खरी कहने का अभ्यस्त हूँ, 2 टूक बात करता हूँ, ब्लंट कहलाता हूँ और कई बार इसी तरह मार भी खा जाता हूँ। जी, आपकी संस्था है साहित्य संगम, जी, उसके बारे में आप बताएं हमारे श्रोताओं को। ये कोई 44 साल से काम कर रही है। जी 1976 में जिन दिनों अर्जिंदरा गवर्नमेंट कॉलेज बठिंडा में मैं गया, जागृति का पद संपादन का छोड़कर जी PRO शिप ज्ञानी जैल सिंह के साथ थी, वहाँ से रिजाइन करके जी तब वहाँ जाकर मेरी पहली किताब आई थी एक ही जगह, उसको रिलीज करवाने के लिए, जी। क्योंकि वो क्षेत्र बठिंडा पंजाबी भाषी क्षेत्र कहलाता है। जी कुछ उर्दू के लोग मिल जाएंगे, कुछ पंजाबी के लोग बहुत मिल जाएंगे, हिंदी वाले नगण्य थे। जी। स्कूलों के टीचर, कॉलेजों में पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाएं मात्र, उनका एक संगठन तैयार करके मैंने जी। हिंदी वाले, पंजाबी वाले, अंग्रेजी वाले, उर्दू वाले मिलाकर रजिस्टर्ड करवाई थी। जी तब से लेकर आज तक जो साहित्य संगम काम कर रहा है उसमें मैंने स्थानीय स्तर पर, जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बड़े आयोजन करवाए हैं। जी मसलन केंद्रीय हिंदी निदेशालय से सहयोग लेकर कमल किशोर गोयनका के सानिध्य में, अध्यक्षता में एक दिन हमने साहित्यिक पत्रकारिता की गोष्ठी करवाई। अच्छा। 36 सेक्टर चंडीगढ़ में जी। साहित्य संगम के द्वारा ही। आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान हैं, उनसे सहयोग लेकर साहित्य संगम के माध्यम से अभी पिछले 2 महीने पहले ही हमने जी। पंजाब के राज्यपाल महोदय गवर्नर साहब को आमंत्रित करके चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में द 9th फ्लावर जी अमृता प्रीतम की रचनाओं का 600 पन्नों में अंग्रेजी में अनुवाद है। अच्छा। उसको हमने रिलीज करवाया साहित्य संगम की तरफ से। जी ज्योति सब्रवाल इसकी अनुवादिका हैं, मैं भी अनुवादक हूँ। अनुवादक को अनुवादक के महत्व का अधिक पता हो सकता है, जबकि आज के युग में तो एक दूसरे को काटते हैं, जी। पसंद नहीं करते। जी। मुझे अच्छा लगता है कोई नया जी। अनुवादक पैदा होता है, कोई बढ़िया लिख रहा है, तो इस तरह से अनुवाद की प्रक्रिया चल रही जी है। आपके बहुत सारे कविता संग्रह आ चुके हैं, कुछ पसंदीदा कविताओं के कुछ अंश जो आप श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। अंधेरे दूर होते हैं, उजाले पास होते हैं, हमारे बीच में जब आपसी एहसास होते हैं। घरों से निकलकर दर दर भटकना कैसा लगता है, उन्हीं से पूछ कर देखो जिन्हें बनवास होते हैं। बात सुन- एक और छोटी सी कविता है जी जो अंडर करंट बहुत कुछ बता रही है। किसी एक खुदा का नाम लो, जी किसी एक खुदा का नाम लो, चाहे तुम अपना ही। जी काटने कुतरने से लेकर मलने मसलने तक जी पूरी प्रक्रिया के बीच कहीं कोई छिद्र नहीं, बस दांत ही दांत हैं। जी जहां से जाने या लौट आने के लिए जीभ लालायत रहती है और बेचारा खुदा मार खा जाता है। आप सब जानते हैं, जी आप सब जानते हैं और अपने अपने दफ्तर की दोहरी राजनीति से बचना भी चाहते हैं और रचना चाहते हैं एक स्वस्थ संसार। लेकिन फिर पेट की परंपरा में दांत आगे आ जाते हैं, दांत आगे आ जाते हैं हंसने हिचकने के लिए, हंसने हिचकने के लिए
किसी एक खुदा का नाम लो, चाहे तुम अपना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर और बहुत सार्थक। धन्यवाद। फूलचंद मानव जी बेबाकी से अपनी बातों को रखने का तरीका भी जानते हैं और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का सलीका भी जानते हैं। आपकी जो किताब है कमजोर कठोर सपने, जिस पर आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, उसके बारे में बताएं। जीवन में दो रास्ते हैं जी। एक है समझौते का, जी। आप समझौता करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जी। दूसरा ये है कि यदि आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो सामने वाले को भी ईमानदार और सच्चा मानकर बात कीजिए। यदि आप उसके हितैषी हैं तो उसको खरी बात बताएंगे, धोखा नहीं देंगे। झूठ बोलता हुआ आदमी पहले खुद को छलता है, फिर सामने वाले को छलता है, जिसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। किताबों की समीक्षा करते हुए, मंच पर उनको प्रस्तुत करते हुए, या कहीं भी किसी पर पेपर लिखते हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने अपने आप को उभारा हो। रचना के माध्यम से, कृति के माध्यम से बात करनी चाहिए। मेरा मुख्य स्वर जो रहा है लेखन का, कहानी हो या कविता हो, वो व्यंग है, स्टायर। अब स्टायर किसी के पल्ले पड़ जाता है, किसी की मोटी चमड़ी हो तो ऊपर से निकल जाता है। स्टायर के साथ इसमें हास्य भी होता है हल्का सा, वो बताकर नहीं सामने आता कि ये हास्य बात कर रहा हूँ। किसी को हंसी आ गई, समझ आ गई तो वो हंस देता है, नहीं आ गई तो वो नहीं हंसता है। उसकी शक्ल देखकर पता चल जाता है कि इसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात। तो इस तरह से ये जो कमजोर कठोर सपने थी, ये मेरी ऑटोबायोग्राफिकल कविता है जीवन की। उतार चढ़ाव जीवन में जो मैंने देखे होंगे, जो मैंने देखे हैं, जो मैं जिया हूँ, उन्हीं के आधार पर आदमी। एक और बात है, प्राय किसी भी सीनियर राइटर से या जिसको लिखते हुए बहुत साल हो गए, लेखक ये कहते हैं जी आप अपनी आत्मकथा लिखो। नो, मेरा मानना है कि मेरी प्रत्येक कविता, प्रत्येक कहानी, हर एक लेख, हर एक व्यंग कहीं ना कहीं आत्मकथात्मक है। अपने से बाहर हम कहाँ जाएंगे। मैं किसी पात्र का नाम मोहन कौर रख देता हूँ, किसी का नाम सुरजीत सिंह रख देता हूँ, वो मैं ही हूँ। मैं इतने नामों में आ रहा हूँ। कमजोर कठोर सपने की कविताएं, उसमें कुछ गजलें भी हैं, उसमें कुछ गीत भी हैं, उसमें नवगीत भी हैं, और उसमें मेरी अपनी कविताएं भी हैं, तीखी कविताएं भी हैं। उन कविताओं के आधार पर मेरी रचनाओं को भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। मैं अपने परिचय के आधार पर किसी एक की रचना तो अनुवाद कर लूंगा, लेकिन मेरिट पर बार बार जो कविता मुझे बाध्य करेगी उसी का अनुवाद मुझे करना चाहिए और करना पड़ता है। इसी तरह से मेरी कविताओं के साथ हुआ है। जब मेरी कविता छपकर पत्रिका मेरे घर में आती है, मलयालम में छपी हुई मेरी कविता, मैं उसको नहीं जानता, समझता नहीं, लिपि नहीं आती मुझे। मैं कुमार विकल साहब के घर जाता था, बोलता था यार कुमार विकल मेरी कविता छपी है, मुझे नहीं पता ये क्या छपी है। वो कहते हैं लेट अस गो टू कॉफी हाउस, आओ हम कॉफी हाउस चलते हैं। एक बेरे को आवाज देते थे कुमार साहब, बालम इधर आओ। बालम ही वॉज ए केरलाइट जो वहां पर बैरे का काम करता था। उसको मैगजीन देनी, उसने मैगजीन के पन्ने उल्टाने, फूलचंद मानव ये कविता है। उस पे जो आकृति बनी हुई थी, रेखांकन, उसको देखकर आंखें खुशी से ऊंची हो जाती थी कि अरे ये मैं हूँ ऐसी भाषा में। अब न जाने बंगला में, न जाने उड़िया में, कहाँ कहाँ जब अनुवाद होता है तो जो सुख मिलता है, वो कमजोर कठोर सपने कविताओं ने मुझे दिलवाया। जी, तो इन कविताओं के कुछ अंश आप सुनाएं। हाँ, बहुत सी कविताएं ऐसी हैं जो मैं आज भी इंजॉय करता हूँ, और मुझे लगता है मित्र मेरे, मान लूं कैसे कि तूने रोज ही दर्पण निहारा, हर सुबह खुद को संवारा, सरासर गलत कहते हो, निहत्थे अर्थ कहते हो, वो साथी जान जाओ, अभी भी मान जाओ। खरोंचे खार चेहरे पर अनिद्रा के अमिट धागे अभागे झांकते हैं। खरोंचे खार चेहरे पर अनिद्रा के अमिट धागे अभागे झांकते हैं, कि जैसे कीकरों पर कांच पैदा हो चुका है। अगर चाहो तो पलटो पृष्ठ अपने भूत के सारे, जहां जीवन जन्म से डायरियों में कैद, डायरी खुद दराजों में धसी हैं, दराजें एन मेजों में फंसी हैं। सोचता हूं तुम्हारा भी तो कुछ होगा रेखांकित, अगर कुछ है उसे तुम आज आंको, मनन कर नीचे उतारो, आत्म मनुष्य को धो लो, वहां उसको उभारो, तभी डोमिनेट शायद कर सकोगे। नहीं तो मित्र मेरे, खरोंचे खार चेहरे पर अमिद्रा के अमिट धागे अभागे झांकते हैं,
कि जैसे कीकरों पर कांच पैदा हो। क्या बात, बहुत न जाने ये 100-150 बार मंच से पढ़ी जा चुकी कविता है, जी कितने स्टेशनों पर रिकॉर्ड हुई होगी कविता, जी। और कहाँ कहाँ इसका अनुवाद हुआ होगा। जी। ये मेरी है, मुझे प्यारी है, इसलिए मुझे याद भी है। जी। 1960 से आपने लिखना शुरू कर दिया था। जी जी। तो उस दौर में और आज के दौर में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? उस समय मेहनत करने की आदत होती थी लेखक को, सुविधाएं नहीं थी लेकिन साधन हुआ करते थे। आज साधन बहुत हो गए हैं जी। साधन बहुत हैं, सुविधाएं भी बहुत हैं, जी। लेकिन साधना खत्म हो गई। जी एक व्यक्ति संत की तरह, ऋषि की तरह, मुनि की तरह साधना करके कहीं पहुंचता है, जी। जिसको हम कहते हैं ये पहुंचे हुए संत हैं। जी बिल्कुल। वो पहुंचना जो है वो साधना के माध्यम से हुआ करता था। जी आज के दौर में हर व्यक्ति शॉर्टकट मारना चाहता है। जी एक लड़की मेरे पास आती है, सर मेरी किताब कोर्स में कैसे लग सकती है। जी अब मैं क्या बताऊं उसको कैसे लग सकती है। सर मेरे ऊपर पीएचडी कैसे हो सकती है। एक और जी। आता है लेखक मेरे पास, तुम लिखोगे इस काबिल हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर पीएचडी भी हो जाएगी जी। और तुम्हारी कविताएं, तुम्हारी कहानियां कोर्स में भी लग जाएंगी। जी। नंबर 2, उन लोगों ने पढ़ना कम कर दिया है, जी खरीदना छोड़ दिया है। जी। मुफ्तखोरे लोग हैं, जो किताब उनको मिलती है, भेंट होती है, उसको पटरा बनाकर बैठ जाते हैं और सो जाते हैं। उसकी प्रतिक्रिया नहीं देते, जी उस पर लिखकर नहीं भेजते, आलोचना नहीं छपाते। जी किताब बहुत अच्छी है, ये कोई आलोचना नहीं है। जी ये तो कोई भी कह देगा अनपढ़ आदमी, वो किताब खोलते तक नहीं। हमारे दौर में 9-9 घंटे, 10-10 घंटे जैसे परीक्षा देनी होती है। जी। और एक और कर रहा हूँ, पढ़ने में और पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क। जी। समझने का मतलब है आत्मसात करना। आत्मसात का मतलब है कि उसको अपने अंदर उतारना, जी। विजुअलाइज करना और एक रूपांतर करके जी। आगे किसी को बता सकूं, इस काबिल हो जाना। जी ये सारा कुछ नहीं हो पा रहा आज, ये अंतर आ गया है बीच में। जी। तो आपकी इतनी लंबी अनवरत यात्रा, उसको उसी तरह से लगातार आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं है। तो वो प्रेरणा, वो ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? मेरा परिवार, जी जी ये सब लोग यदि सपोर्ट ना करते और बच्चों की माता ने यदि मुझे सहयोग ना दिया होता जी तो मुझे समय कहाँ से मिलता। जी। तो मुझे उन्होंने सुविधाएं दी। हमारी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश कोई मानता नहीं, कोई सुनता नहीं। यदि नई पीढ़ी ज्ञान को अपनाए, ज्ञान का मतलब अध्यात्म या धर्म नहीं होता, जी ज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल होना। जी ऐसी बातों में ऐसे स्तर पर उतर आना जहां हमें नैतिकता समझ आए, जी। जहां हमें उत्साह मिले, जहां हमें संस्कार मिले। आपने अपने इतने कीमती अनुभव हमारे साथ साझा किए और साथ में आपकी साहित्यिक यात्रा की कई सारी जो मंजर आपने देखे, वो बातें भी श्रोताओं के सामने आपने रखी। और आने वाले जो युवा पीढ़ी है और साहित्य के साथ जुड़ना चाहती है, वो किस तरह से साधना कर सकती है, किस तरह से पढ़कर वो आगे और गुणता के साथ इसमें जुड़ सकती है, ये आपने संदेश भी दिया। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमलेश जी, धन्यवाद आकाशवाणी जालंधर। धन्यवाद मानव जी।